वेलकम बैक गाइस। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 जो कि है टॉर्क डेवलप्ड और इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले क्या होता है, हमको देखना है सिंक्रोनस मशीन में टॉर्क। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होती है इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि जो मेरी स्टेटर से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और जो मेरे रोटर से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, वो दोनों के आपस में इंटरेक्शन जो होता है उसकी वजह से जो लगने वाला टॉर्क होता है वो होता है। ठीक है, अब देखो, जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस होता है या तो अट्रैक्शन से या रिपल्शन से। चाहे अट्रैक्शन कह लो या चाहे रिपल्शन कह लो, लेकिन मतलब स्टेटर और रोटर पोल्स के अट्रैक्शन कह लो या रिपल्शन कह लो, लेकिन ये दोनों क्या है, एक तरह के इंटरेक्शन ही तो हैं। अगर वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर रिपेल कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का इंटरेक्शन ही तो है। तो टॉर्क के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि जो स्टेटर और रोटर पोल्स हैं और उनसे जो एमएमएफ और फ्लक्स निकल रही है वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कि जो हमारा 3 फेज एसी वाइंडिंग होता है स्टेटर पे, वो तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो रोटर होता है ना, जब उसको हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो होता तो स्टैटिक ही एक तरह से, लेकिन क्योंकि रोटर जब रोटेट करने लगता है तो उस समय जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रोटेट करता है रोटर रोटेशन की वजह से। ठीक है, अब देखो क्या है कि चाहे मेरा स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड हो या रोटर का मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों ही जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती हैं, और जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड टू अलाइन। ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि अगर आप रोटर पे बैठ जाओ तो आप स्टेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी वो मूव होते हुए नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि जिस स्पीड से आप मूव कर रहे हो उसी स्पीड से स्टेटर का भी एमएमएफ मूव करता है। और हमको अगर यूनि डायरेक्शनल टॉर्क चाहिए तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो स्टेशनरी इन नेचर ही रहें। ठीक है, आगे समझते हैं। अब हमको देखना है जनरेटर एक्शन। तो कोई जनरेटर एक्शन क्या होता है कि जनरेटर में हम लोग देखते हैं एक प्राइम मूवर यूज़ करते हैं। ठीक है, इस प्राइम मूवर की वजह से एक प्राइम मूवर टॉर्क है वो आता है। ठीक है, तो जनरेटर में प्राइम मूवर टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटर रोटेशन, यानी रोटर को रोटेट करने के लिए प्राइम मूवर टॉर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जब हम रोटर को मूव कराने के लिए इस टॉर्क को यूज़ करते हैं, यानी कि दैट इज़ प्राइम मूवर टॉर्क, तो उस समय एक और टॉर्क डेवलप होता है। ठीक है, और ये जो डेवलप्ड टॉर्क होता है वो रोटर के रोटेशन को अपोज करता है, यानी कि अगर मेरा रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उस पर जो टॉर्क लगेगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगी और वाइस वर्सा। ठीक है, अब हम देखते हैं द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्मेचर कंडक्टर। तो अगर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अगर हमको उसकी पोलैरिटी जाननी है या करंट का डायरेक्शन पता करना है तो वो हमको मिलता है V क्रॉस B से। ठीक है, V क्रॉस B क्या है, V है हमारी वेलोसिटी और जो B है वो है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, अब देखो, अगर कंडक्टर है वो स्टेशनरी है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो रोटेट करती है, तो हम जो क्या करते हैं, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और मतलब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैग्नेटिक फील्ड को लेते हैं और एज्यूम करते हैं कि जो कंडक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अच्छा, अब ये हमको यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। लेट्स सी, लेट्स ट्राई। तो जैसे क्या है कि ये मेरा रोटर है। ठीक है, ये मेरा एक रोटर है, ये उसके ऊपर जो है ये मान लो मेरा स्टेटर हो गया। ठीक, अब ये जो रोटर है ये
एक प्राइम मूवर से कनेक्टेड है। मान लो प्राइम मूवर में टॉर्क इस डायरेक्शन में लगा, ठीक है, हमने प्राइम मूवर से रोटर को घुमा दिया। तो देखो होता क्या है दरअसल कि ये मेरा मान लो नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये साउथ पोल है और साउथ पोल है। तो होता ये है कि अच्छा हाँ, क्या होता है उससे, उसको जानने से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हमको मतलब करना है कि हालांकि हमको पता है कि रोटर तो हमेशा स्टेशनरी होता है और स्टेटर जो है वो हमेशा क्या होता है, एक मिनट, रोटर हमेशा रोटेट करता है और जो स्टेटर होता है वो हमेशा स्टेशनरी होता है। तो इस केस में हम सिर्फ एज्यूम करने के लिए ये मान लेते हैं कि जो मेरा रोटर है वो स्टेशनरी है, और जब रोटर का मेरा स्टेशनरी हो जाएगा उस केस में अगर कोई व्यक्ति रोटर पे बैठा हुआ है तो उसको जो आर्मेचर है वो मूव करता हुआ दिखेगा, किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा। अब उसके बाद समझते हैं, ठीक है, अब देखो कि ये तो रोटर था, अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर पोल के पास में कुछ कुछ कंडक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, कंडक्टर्स दे रखे हैं। अब देखो मेरा जो रोटर है वो इधर को मूव कर रहा है, राइट, यही है ना, इधर को मूव कर रहा था। अच्छा एक चीज़ हम और बना लेते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है। तो क्या है देखो कि जो मेरा वेलोसिटी है, क्योंकि हमने आर्मेचर को मूविंग माना है, तो जो हमारी वेलोसिटी है वो अप डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे नॉर्थ के अंडर। और जो एन है वो मेरा इधर को पॉइंट कर रहा है। तो क्या है कि जो मेरी वेलोसिटी इनटू बी है, ठीक है, जो वेलोसिटी इनटू बी है वो क्या होगा जब हम इसको करेंगे, जो राइट हैंड थंब रूल जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखा था ट्रांसफॉर्मर वाले वीडियो में, तो वहाँ से हमको पता चलेगा कि जो करंट की डायरेक्शन है ना वो क्या है, अंदर की ओर है, करंट इनटू द पेपर जा रहा है, ठीक है। उसी तरह क्या होता है कि जब हम साउथ पे चेक करते हैं तो अभी जो मेरी वेलोसिटी है वो क्या है, माइनस वाई को है, क्योंकि अब वेलोसिटी इधर की है साउथ पोल पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये एक्सटेंड हो गया तो माइनस वाई क्रॉस, और बी किधर है, बी जो है ऊपर की ओर नहीं है, नीचे की ओर है, क्योंकि जो साउथ होता है वो हमेशा क्या करता है, साउथ पोल में इंटर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो नीचे वाला तो x है, तो माइनस वाई क्रॉस x जो है वो भी हमको z मिल जाएगा, यानी कि v क्रॉस b, ठीक है, हमको क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ भी मिल जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कमिंग आउट ऑफ द पेपर है, ठीक है, मतलब वो बाहर की ओर आ रही है। तो उसी तरह सिमिलरली जो भी यहाँ वाला जो साउथ पोल है उसमें भी जो करंट है वो बाहर की ओर आएगी, और नॉर्थ पोल के अंडर वाला जो है वो अंदर को जाएगा, ठीक है। अच्छा एक ये ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा हेल्प करता है चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि एक तो क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह तो पता ही है सबको, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन एक चीज़ ये नोटिस करना कि जब भी क्रॉस दिया है, ठीक है, क्रॉस मीन्स आई मीन टू से कि जब भी करंट इनटू द पेपर जाएगी, ठीक है, यानी जब भी हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे उस केस में हम हमेशा क्लॉकवाइज लेंगे, और डॉट के केस में एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो एक तरह से देखो यहाँ पे बस समझने के लिए इस पॉइंट पे ये क्रॉस है, ठीक है, नहीं नहीं ये दूसरा पॉइंट होगा, सॉरी इसको नहीं, ठीक है, बस ये देखना है कि क्रॉस पे क्लॉकवाइज रोटेट कर जाता है, और इस पे क्या बोलते हैं, डॉट पे एंटी क्लॉकवाइज। चलो अब ये तो उतना वो नहीं है, बस ऐसे एक ऑब्जर्वेशन के लिए बोल दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसी फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये मेरा जो है, ये मेरा नॉर्थ पोल था, ठीक है, ये तो मेरा नॉर्थ पोल था। अब क्या हो रहा है कि देखो फ्लक्स जो है वो यहाँ से निकलता है, ठीक है, और
ऐसे घूमते हुए वापस आ जाता है। उसी तरह यहाँ से निकलता है, घूमते हुए वापस आता है। ठीक है, अब ये नॉर्थ से निकला, साउथ में एंटर कर गया। ठीक है, उसी तरह ये चारों चीज़ समझ गया कि किस तरह से फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है। तो अब देखो होता क्या है ना कि स्टेटर पे भी पोल्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या पोल कैसे जनरेट होते हैं। यहाँ पे देखो दिखाया है कि नॉर्थ पोल जनरेट हुआ है और यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हुआ है, यानी नॉर्थ के राइट में नॉर्थ और नॉर्थ के लेफ्ट में साउथ पोल जनरेट हुआ है। लेफ्ट राइट से इसमें नहीं समझना है हमको, इसमें हमको समझना क्या है कि देखो जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने अभी निकाली थी, तो हमको ये पता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में घुस जाता है। ठीक है, तो अब हमको जो है वो ये फिगर को देखना है। तो देखो एरो से हम समझेंगे। ये वाला जो एरो है यहाँ पे, दिस एरो, ठीक, ये एरो जो है ये साउथ की ओर जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये मतलब जा नहीं रहा है, मतलब ये स्टेटर में जा रहा है, स्टेटर में जा रहा है तो यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखो ये भी स्टेटर में जा रहा है तो साउथ पोल हो गया। अब देखो ये स्टेटर से वापस आ रहा है, स्टेटर से निकल रहा है, तो स्टेटर से निकला तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये स्टेटर में जा रहा है तो साउथ पोल जनरेट हो गया, ये स्टेटर से जा रहा है तो हमारा नॉर्थ पोल जनरेट हो गया। ठीक है, तो अब मेरे स्टेटर पे भी, मेरे रोटर पे तो मेरे पास पोल्स थे ही, अब मेरे पास स्टेटर पे भी पोल्स आ गए हैं। अब इन पोल्स के आने की वजह से अब जो मेरे स्टेटर पे पोल इंड्यूस हो गए हैं ना, उसके वजह से टॉर्क लगती है। जो टॉर्क आती है इन मशीन्स में वो दरअसल इसी की वजह से आती है, क्योंकि स्टेटर पे पोल इंड्यूस हो गए। तो अब देखो जब स्टेटर पे पोल इंड्यूस हुआ तो बस ऐसे समझने की बात है कि देखो ये तो मेरा साउथ पोल था ही। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक नॉर्थ पोल आ गया है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो जो रोटर है वो नॉर्थ की तरफ जाना चाहेगा। ठीक, उसी तरह देखो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है इस जगह पे और यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है। तो अब ये जो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, तो अब ये इसको रिपल करेगा। मतलब रोटर इसके पास तो आना चाह रहा था, लेकिन इस नॉर्थ पोल को वो फोर्स लगा के भगा रहा है, और ये नॉर्थ पोल के पास यहाँ पे साउथ पोल है तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे अट्रैक्ट और रिपेल करते करते हमको एक टॉर्क मिल गया। ठीक है, हमको क्या मिल गया, हमने देखा कि हमारे रोटर पे एक टॉर्क डेवलप हुआ। ठीक है, क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि स्टेटर पे पोल ही कुछ इस तरह के इंड्यूस हुए जो कि हमारे रोटर को पे एक यूनि डायरेक्शनल फोर्स देने लगा और हमारा रोटर मूव करने लगा। अब देखो समझने की इसमें एक दूसरी चीज़ ये भी है कि देखो ये मेरे टॉर्क का डायरेक्शन है। ठीक है, और ध्यान देना कि इस फिगर में हम जब देखते हैं तो जो प्राइम मूवर पे टॉर्क दिया था वो हमने इस डायरेक्शन में दिया था, यानी कि जो डेवलप टॉर्क है, जो टॉर्क डेवलप हुआ है वो प्राइम मूवर वाले टॉर्क को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, और ईएमएफ तभी जनरेट होगा जब ये जो डेवलप्ड टॉर्क है ये इस प्राइम मूवर टॉर्क को पहले ओवरकम कर ले, और उसके बाद जो एक्सेस में है तभी रोटेशन होगी रोटर की और ईएमएफ भी जनरेट होगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं बस उसको देख लेते हैं क्या क्या। जैसे कि रोटर है, हमको एज्यूम करना है कि रोटर एक है और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी हो। ठीक है, तब जो मेरे आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, यहाँ कंडक्शन लिखा गया है, कंडक्टर जो है वो रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमने पहले ही देख लिया था। तो उस केस में आर्मेचर करंट हमको V क्रॉस B से मिल जाएगा। ठीक है, और बेस्ड ऑन डॉट एंड क्रॉस हम स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड पता करने का मतलब ये है कि हम स्टेटर पे जो पोल्स हैं वो डिटरमाइन कर सकते हैं।
ठीक है। अब स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम, हाँ, स्टेटर पोल्स हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, जो कि अट्रैक्ट करते हैं और या तो रेपल करते हैं रोटर के पोल्स को टू प्रोड्यूस टॉर्क अपोजिट टू रोटेशन, ठीक है। तो हमारे रोटेशन के अपोजिट। अच्छा, ठीक है, ये भी हो गया, राइट। अब चलो आगे देखते हैं। अब कुछ और ऑब्जर्वेशंस जो देखने को मिली हैं उसको देखते हैं। तो देखो, जो मेरा इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमेशा फील्ड एमएमएफ से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है और लैग करता है। यानी कि मान लो ये मेरा फील्ड एमएमएफ है, ठीक है, एफएफ है, और ये हमेशा 90 डिग्री लीड करेगा, या फिर जो मेरा ईएफ है, जो इंड्यूस ईएमएफ है, वो हमेशा 90 डिग्री लैग करेगा इससे, एफएफ से, यानी कि फील्ड एमएमएफ से। ओके, एक चीज़ ये होगा, फर्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो लैगिंग लोड एट टर्मिनल्स ऑफ आर्मेचर, सो आई ए लैग्स ई एफ। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो लैगिंग लोड है टर्मिनल पे, आर्मेचर के टर्मिनल पे, ठीक है, वो आर्मेचर करंट जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ से लैग करेगी, ठीक है, क्योंकि लैगिंग लोड पे करंट तो लैग करता है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी में देखा था, ठीक है। तो वो कुछ एंगल से लैग करेगी और उस एंगल को हम बोलते हैं साई, यानी कि साई मतलब इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। अच्छा, उसके बाद क्या है, आर्मेचर एमएमएफ जो है, ठीक है, जो आर्मेचर एमएमएफ है, आर्मेचर एमएमएफ, एक मिनट सॉरी, ठीक है, हाँ, ठीक है, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल तो देख ही लिया है। अब देखो, जो आर्मेचर का एमएमएफ है, जैसे ये तो मेरा यहाँ पे फील्ड एमएमएफ था, ठीक है। अब जो मेरा आर्मेचर एमएमएफ है वो मोस्टली क्या होता है कि देखो, जो मेरा आर्मेचर करंट है, देखो वो तो साई से लैग कर गया है, ठीक है, ये मेरा आई ए है। तो जो आर्मेचर एमएमएफ होता है ना, वो हमेशा आर्मेचर करंट के ही फेज में होता है, ठीक है। एक ये पॉइंट हम लोग को देखना है। अब चलो देखते हैं और कुछ चीज़ें अगर समझ में आए। अब जो मेरा फील्ड फ्लक्स है, ठीक है, फील्ड फ्लक्स कहते हैं या फील्ड एमएमएफ कहते हैं, वो जो मेरा आर्मेचर एमएमएफ है, उन दोनों के बीच की एंगल जो होती है वो लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं और टॉर्क एंगल कह देते हैं, ठीक है। अब जो मेरा फील्ड एमएमएफ है और रिजल्टेंट एमएमएफ है, उसके बीच के एंगल को हम डेल्टा बोल देते हैं, जो कि पावर एंगल कहा जाता है, या फिर टॉर्क एंगल कहा जाता है, या फिर लोड एंगल भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसको इस फिगर से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे ये मेरा रोटर है जिसका यहाँ पे नॉर्थ पोल दे रखा है और यहाँ पे साउथ पोल दे रखा है, ठीक है। अब क्या है कि इस एम से इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही हैं, ठीक है। तो यानी कि मेरा जो फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन है वो हमको मिल गया है ये, ठीक है, हम इसी डायरेक्शन में लेते हैं। अब उसके बाद क्या देखने को मिलता है, हमने कहा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क भी दिया गया है, ठीक है। तो अब समझना कि जैसे ही मेरा जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये तो फील्ड फ्लक्स था, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो 90 डिग्री लैग करेगा फील्ड एमएमएफ से, ठीक है। ये तो 90 डिग्री हो गया मेरा। अब जो फील्ड एमएमएफ है, क्योंकि अगर हम लैगिंग लोड की बात करें तो फील्ड एमएमएफ कह रहे हैं, जो मेरा आर्मेचर का एमएमएफ है और लोड अगर लैगिंग है तो एक करंट भी फ्लो होगी, ठीक है, लोड से आई ए, तो वो जो है उसके बीच में एक एंगल होगा, ठीक है, वो होगा साई। तो साई किसके बीच का एंगल है, तो फील्ड आर्मेचर एमएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच का। अब दूसरी चीज़ हमने देखा कि जो हमारा आर्मेचर का एमएमएफ होता है, आर्मेचर का जो एमएमएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, फेज में होता है आर्मेचर करंट के, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो बन गई, ठीक है, देखो यहीं पे है, ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अब हमको बस एंगल थोड़ा देखना है।
तो देखो, जो मेरा फील्ड एमएमएफ है, ठीक है, जो मेरा फील्ड एमएमएफ है और जो मेरा आर्मेचर एमएमएफ है, इनके बीच का जो एंगल ये बनता है ना, ये एंगल होता है लैम्डा, या इसको हम बोलते हैं टॉर्क एंगल। ठीक है, साई हम देख ही चुके हैं। अब हमको देखना है डेल्टा क्या होता है। ठीक है, तो हाँ, डेल्टा नहीं निकाले क्योंकि अभी एक चीज़ ड्रॉ ही नहीं की है। तो देखो, अब जो मेरा फील्ड फ्लक्स है या फील्ड एमएमएफ है, उसके बीच में और आर्मेचर एमएमएफ के बीच में, ठीक है, फील्ड एमएमएफ और आर्मेचर एमएमएफ, तो एक मिनट, तो ये जो आर्मेचर एमएमएफ है, इसी को हम एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लाके रख सकते हैं, तो जो कि सर ने यहाँ पे लाके रख दिया है। ठीक है, तो उससे कोई भी नुकसान नहीं है, हमने वेक्टर में देखा हुआ है इस चीज़ को कि ये कर सकते हैं। तो अब जो मेरा FAR है और FF है, इनके बीच का जो रिजल्टेंट है वो FR यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो जो मेरा फील्ड का एमएमएफ है और जो मेरा रिजल्टेंट एमएमएफ हो रहा है, ठीक है, उन दोनों का जो बीच का एंगल है वही क्या होता है, डेल्टा होता है। ठीक है, यानी कि पावर एंगल होता है। चलो आगे देखते हैं। फील्ड पोल्स जो होते हैं वो लीड करते हैं रिजल्टेंट एमएमएफ को भी और आर्मेचर एमएमएफ को भी। देखो, मेरा फील्ड एमएमएफ यही तो है, तो फील्ड एमएमएफ जो है ये आर्मेचर एमएमएफ को भी लीड कर रहा है। ठीक है, और रिजल्टेंट एमएमएफ से भी लीड कर रहा है मेरा फील्ड फ्लक्स। ठीक है, या फील्ड एमएमएफ। तो जो फील्ड पोल्स हैं वो लीड करते हैं रिजल्टेंट एमएमएफ को भी और आर्मेचर एमएमएफ को भी। ठीक है, जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ फील्ड पोल्स टू कैच आर्मेचर एमएमएफ। ठीक है, और जो टॉर्क डेवलप होता है ना, वो रोटेशन के अपोजिट होता है। ठीक है, हम प्राइम मूवर से जिधर रोटेट करेंगे उसके अपोजिट में हमको डेवलप्ड टॉर्क देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे मोटर एक्शन। वो था मेरा जनरेटर एक्शन। अब हमको देखना है मोटर एक्शन। मोटर एक्शन में कि देखो क्या होता है कि पहली बात तो कोई भी प्राइम मूवर नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, कोई भी प्राइम मूवर नहीं होता है। ठीक है, कोई भी प्राइम मूवर नहीं होता है मोटर में, क्योंकि मोटर को तो हमको खुद रोटेट करवाना है, उसको किसी के हेल्प से प्राइम मूवर की ज़रूरत नहीं है। जब हम देंगे सप्लाई तो वो खुद ही हो जाता है। तो अब समझते हैं मोटर। तो इन मोटर देयर इज़ नो प्राइम मूवर टॉर्क एंड देयर इज़ ओनली वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ठीक है, जनरेटर में दोनों टॉर्क थे, प्राइम मूवर टॉर्क भी था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जिसे हम डेवलप्ड टॉर्क कहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है। तो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी जो होती है वो भी सेम होती है डायरेक्शन ऑफ डेवलप्ड टॉर्क। ठीक है, तो जनरेटर एक्शन में हम लोग देख रहे थे कि जिधर प्राइम मूवर घुमाते थे उसके अपोजिट में टॉर्क डेवलप होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जिस तरफ में मेरा मोटर रोटेट करेगा तो जो टॉर्क डेवलप होगी ना वो भी उसी तरफ रोटेट करेगी। ठीक है, तो स्टेटर करंट क्या करते हैं, हम सप्लाई करते हैं किसी भी 3 फेज सोर्स से। ठीक है, और हम यहाँ पे V क्रॉस B का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, स्टेटर, क्योंकि हमको पता है ना कि हम करंट जो स्टेटर में डाल रहे हैं वो किस डायरेक्शन से जा रहा है, उसकी पोलैरिटी क्या है, राइट, ये सब तो हमको पहले से ही पता है। तो हमको यहाँ पे V क्रॉस B को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे एक 3 फेज सोर्स से स्टेटर को सप्लाई दे देंगे और स्टेटर अपना करंट पा जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि स्टेटर करंट के ही बेस पे हम स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड्स को डिराइव कर लेते हैं और स्टेटर पोल्स को बना देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्सटर्नल करंट दिया गया है, यहाँ से एक्सटर्नल करंट दिया गया, यहाँ से एक्सटर्नल करंट दिया गया, यहाँ से एक्सटर्नल करंट दिया गया, और पोलैरिटी इज बेस्ट नोन टू द पर्सन हु इज गिविंग द सप्लाई। ठीक है, तो चलो
अब नेक्स्ट समझते हैं। तो क्या होता है कि देखो अट्रैक्शन या रिपल्शन के बेसिस पे रोटर पोल के रोटर से स्टेटर पोल्स पे जो भी एमएमएफ जा रही है, जो भी फ्लक्स जा रहा है, उसके अट्रैक्शन या रिपल्शन के बेसिस पे एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो रोटर है वो रोटेट करने लगता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। यहाँ पे कुछ समझाने की बात नहीं है, वही सब चीज़ सेम है। देखो जैसे क्या है कि ये मेरा पोलैरिटी तो डिसाइड हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वही एन जो है इधर जा रहा है, ठीक है। हमको पता है कि सप्लाई किधर दिए हैं, तो हमको वो मिल जाता है, स्टेटर करंट मिल गया है। तो अब इसके वजह से अब ये स्टेटर में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर साउथ पोल आ रहा है, और ये देखो स्टेटर से निकल रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आ रहा है, सब चीज़ वही है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ रोटर पोल्स फ्रॉम स्टेटर पोल्स, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, सो रोटर रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये मोटर में होता है, ठीक है। और जनरेटर में देखो हमने क्या देखा था कि टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन रोटेशन तो दूसरी तरफ होता था, ठीक। अब चलो समझते हैं कि अगर हम कंसिडर करें कि मोटर और जनरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है, तब जो उनका टॉर्क है वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और उनकी जो करंट्स हैं वो भी अपोजिट हो जाएंगी, और इसकी वजह से जो आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ वी कंसिडर मोटर एंड जनरेशन इन सेम डायरेक्शन, then their torque are opposite, so their currents are opposite, and hence their armature magnetic fields are opposite। तो देखो अब जैसे करंट इस लूप में है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि अपने पाम को अलाइन कर लिया करंट के डायरेक्शन में, तो हमारा अंगूठा जो है वो बी को बताता है कि ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर हमने करंट को रिवर्स कर दिया तो अब देखो बी नीचे की ओर आ जाएगा। ये हमको राइट हैंड थंब रूल से ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब देखो जो मेरा इंड्यूस्ड एमएमएफ है, ठीक है, और जो मेरा आर्मेचर करंट है आर फेजर्स, ठीक है, ये दोनों फेजर्स हैं। सो बेस्ड ऑन एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट वी कैन नॉट चेंज फेजर। तो हम फेजर को एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आई ए में अगर हम करंट मतलब आई ए चेंज करें, अगर जब आर्मेचर करंट में कुछ चेंज आता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आर्मेचर की वो रिवर्स हो जाती है वेक्टर के लिए, और आर्मेचर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ की जाती है, ठीक है। मतलब समझने का ये है कि देखो जिधर भी मेरा आर्मेचर करंट है ना, आर्मेचर करंट है उसके अपोजिट में, उसके अपोजिट में हमको क्या देखने को मिलता है मोटर के केस में, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था ना मतलब एफ ए आर इधर ही हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, चलो। बट ड्यू टू चेंज इन आर्मेचर करंट डायरेक्शन, आर्मेचर में अच्छी तो वही है ना कि आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड जो रिवर्स हो जाता है वेक्टर के लिए, और आर्मेचर करंट के अपोजिट में ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। देखो वो यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। फील्ड पोल्स ट्राई टू कैच फॉर एंड टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन सेम डायरेक्शन एज रोटेशन। देखो क्या हो रहा है कि ये तो मेरे एन है, तो इधर से ही एफ एफ ले लिया हमने, ठीक है, एफ एफ लिया। अब ये जो मेरा फील्ड एमएमएफ है इससे हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ लैग करेगा 90 डिग्री से, ओके। उसके बाद क्या है कि जो मेरा फील्ड सॉरी यार आर्मेचर ईएमएफ है, आर्मेचर ईएमएफ क्योंकि लैगिंग लोड है तो एक आर्मेचर करंट भी ड्रॉ होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल साई है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि अगर जनरेटर के केस में जो मेरा आर्मेचर एमएमएफ होता था वो आर्मेचर करंट के फेज में हुआ करता था, राइट।
लेकिन मोटर एक्शन में क्या होता है, जो हमारा आर्मेचर एमएमएफ होता है ना, वो आर्मेचर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। देखो एफ ए आर यहाँ पे है, राइट। तो अब जो रिजल्टेंट है उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये जो एफ ए आर है इसको एज इट इज़ उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक। और ये मेरा रिजल्टेंट बनता है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट बनाने के लिए एफ ए आर की ज़रूरत है, और एफ ए आर मोटर के केस में आर्मेचर करंट के अपोजिट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वही कैचिंग का मतलब टॉर्क जनरेट होती है। अब देखो टॉर्क तो जनरेट हो रही है, लेकिन हमको क्या चाहिए, स्टेडी टॉर्क चाहिए। तो स्टेडी टॉर्क हमको कैसे मिलेगा, लेट्स सी। देखो जो बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं उनका स्टेशनरी होना बहुत ज़रूरी है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक्चुअल में तो दोनों एन एस स्पीड से मूव कर रहे हैं, यानी कि दोनों, कहने का मतलब दोनों की स्पीड एन एस होनी चाहिए, ठीक है, या दोनों की जो स्पीड है वो सेम होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रह पाएंगे, ठीक है। यानी कि स्टेडी टॉर्क के लिए हम या तो ये कहते हैं कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स स्टेशनरी हों, या फिर इसका यही मतलब है कि उनके बीच की रिलेटिव स्पीड जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। और जो मेरा लैम्डा है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और लैम्डा क्या था, ये था, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन जस्ट आई एम रिकॉलिंग, लैम्डा था हमारा एंगल बिटवीन एफ एफ वर्सेस एंगल बिटवीन एफ ए आर। तो ऊपर बनाना चाहिए, देखो एफ एफ पहले देख लो, एफ एफ ये रहा, और एफ आर जो है वो कहाँ गया, एफ आर ये रहा, और इन दोनों के बीच का एंगल तो ये यार डेल्टा है, तो ये नहीं, तो अच्छा यहाँ देख लो ना, एफ एफ और एफ आर, हाँ तो एफ ए आर ना, ठीक है। लैम्डा जो है ये हमने पावर एंगल बता दिया था, एफ ए आर और एफ एफ के बीच वाला जो है वो लैम्डा होता है। तो एफ आर कहाँ गया मेरा, एफ आर, ये तो मेरा एफ आर है और एफ एफ, ठीक है, यही है। चलो स्टेटर और रोटर के पास जो है सेम नंबर ऑफ पोल्स होने चाहिए, ये भी बहुत इसेंशियल है स्टेडी टॉर्क पाने के लिए। अब चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखो कह रहा है कि एक 12 पोल का 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। ये मोटर जो है ये 100 एम्पियर का लाइन करंट ड्रॉ कर रहा है सप्लाई से, ठीक है, और 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर पे ये ऑपरेट करता है। अगर हम लॉसेस को निगलेक्ट कर दें तो हमको टॉर्क डेवलप करना है, मतलब जो टॉर्क डेवलप है वो उसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर लॉसेस को इग्नोर कर देंगे तो जो आउटपुट का पावर है वो इनपुट के पावर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इनपुट का पावर 3 फेस के लिए क्या होता है, √3 VI cos 5 होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू हम रख देंगे, लाइन वोल्टेज दे रखा है 440 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद 100 एम्पियर करंट दे रखी है, पावर फैक्टर भी दे रखा है, तो हमको इनपुट पावर मिल गई, और यही इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर के बराबर है। अब हमको ये पता है ना कि P = ω/T होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे टॉर्क की बात करना है, तो टॉर्क जो है वो P out/ω के बराबर हो जाएगी, ठीक है, ओमेगा के बराबर हो जाएगी, राइट। अब अभी यहाँ से हम चलते हैं यहाँ पे ओमेगा एस एम पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि पी आउट तो हमको मिल चुका है। तो ओमेगा एस एम क्या होता है, देखो एक जो ओमेगा होता है उसकी वैल्यू होती है 2πn/60, ठीक है, 2πn/60। अच्छा 60 क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो टॉर्क है ना वो आरपीएम में ना बताने की जगह हम रेडियन पर सेकंड में बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको अपॉन में 60 कर देते हैं। तो ओमेगा = 2πn/60, तो 2π/60, और n जो है वो एक्चुअली ns है, तो 120f/p। तो यहाँ से जो हमको ओमेगा मिला वो मिला 50π/3। अब इसी 50π/3 को हम ओमेगा एस एम की जगह रखते हैं, तो हमको इतना न्यूटन मीटर टॉर्क
मिल जाता है जो भी डेवलप हुआ। ओके गाइस, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। एक 440 वोल्ट 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज का मोटर है, ठीक है। इसका जो टॉर्क है वो दे दिया है 100/पाई न्यूटन मीटर। अब पूछ रहा है पावर, पूछ लिया है, यानी पावर पूछ लिया है तो P = ओमेगा टी मतलब हो गया। टॉर्क दे रखा है तो टॉर्क तो मेरा 100/पाई है ही, मतलब अब हमें ओमेगा बताना है। तो ओमेगा क्या होता है 2π/60 इंटू एन क्या होता है 120 इंटू 50/4, ठीक है। तो हमको सीधे सीधे पाई से पाई कट जाएगा और इसको सॉल्व करने पे 5000 वॉट हमको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से हम आते हैं नेक्स्ट पे, ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या है कि 3 तरह के वोल्टेज ड्रॉप होते हैं एक सिंक्रोनस मशीन में। पहला होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप, दूसरा होता है लीकेज रिएक्टेंस की वजह से ड्रॉप, और तीसरा होता है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ड्रॉप। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस इन दोनों की वजह से तो ट्रांसफार्मर में भी वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलता था। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ट्रांसफार्मर में नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है, रोटेटिंग तो है नहीं। तो इसमें एक और तरह का ड्रॉप ऐड हो जाता है जो होता है हमारा आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो ड्रॉप आता है। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं, ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये मेरा 3 फेज है, 3 फेज़ों पे 3 रेजिस्टेंस हैं सेम वैल्यू के, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं और डीसी दे रहे हैं, ठीक है। डीसी वैल्यू इसलिए दे रहे हैं ताकि हमको रिएक्टेंस का और इम्पीडेंस का काम न रहे। यहाँ हम सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। हमको यहाँ रेजिस्टेंस चाहिए, इम्पीडेंस नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर हम एसी देते तो इस कॉइल में ऑटोमेटिकली रिएक्टेंस आ जाता, ठीक है। तो इसलिए हमने ये नहीं लिया, ये क्लियर हो गया। अब देखो जो आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड में आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर एमीटर मेथड से, ठीक। हम क्या करते हैं कि हम एक डीसी सोर्स कनेक्ट कर देते हैं बिटवीन 2 लाइंस टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड वी मेज़र करंट थ्रू वाइंडिंग, ठीक है। तो देखो हम सिर्फ क्या होता है 3 फेज है ना, लेकिन डीसी में तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो हम सिर्फ 2 को ही देते हैं, एक मेरा ओपन हो जाता है, ठीक। अब जब हम रेजिस्टेंस को मेज़र किए तो हमको देखने को मिला कि जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वो मीटर रेजिस्टेंस बाई 2 के बराबर था। आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो मेरा RM/2 आया, या फिर 0.5 RM भी कह सकते हैं। अगर यही हम, ये था स्टार कनेक्शन के लिए, ठीक। अब अगर हम डेल्टा कनेक्शन ले लें, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन ले लें और डीसी सोर्स दे दें, ठीक है, तो भी एक टर्मिनल तो छोड़ना ही पड़ेगा। इस केस में क्या है कि यहाँ से हमने करंट दी, ये सीरीज हो गया, ये थर्ड टर्मिनल ये मेरा ओपन है यहाँ पे, ओके। तो इस केस में ये दोनों तो सीरीज में ही हो गए और ये पैरेलल में है, तो 2/3 RM मिला। तो हमको बस ये देखना है कि जो हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो बेसिकली 3/2 RM के बराबर मिलता है डेल्टा के कनेक्शन में। तो यानी कि डेल्टा के केस में हमको रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिला आर्मेचर में, और स्टार के केस में हमको कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस कम देखने को मिला, यानी डेल्टा इज एसोसिएटेड विथ मोर पावर लॉस एज कंपेयर टू द स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो हमको क्या मिला, स्टार में 1/2 RM मिला और इसमें 3/2 RM मिला डेल्टा कनेक्शन। तो देखो द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड विथ अ डीसी सोर्स वेयर एज इन प्रैक्टिस वी यूज एसी सोर्स। लेकिन हम तो यार, सही बात है, हमने तो यहाँ डीसी सोर्स दे के रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल में तो एसी सोर्स होता है। तो क्या होता है ना कि एसी हम क्यों नहीं यूज़ किए यहाँ पे, क्योंकि एसी में जो करंट होता है ना वो सरफेस के ऊपर फ्लो करता है,
ठीक है, और सेंटर से होके नहीं जाता, जिसके वजह से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना वो थोड़ी ज़्यादा ही होती है डीसी के कंपैरिजन में, जो कि स्किन इफेक्ट में हम लोग पढ़ते भी हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो आर्मेचर रेजिस्टेंस एसी में होता है ना, तो मेरा जो डीसी में जो भी रेजिस्टेंस आया है उससे 1.2 से 1.3 टाइम्स ही रहता है। ठीक है, और ये होता है 50 से 60 हर्ट्ज के लिए। लेकिन अगर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी दे दें उस केस में जो रेजिस्टेंस है आर्मेचर का वो 1.6 आरएम के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस यही बता रहे हैं कि करंट ऊपर ऊपर से फ्लो हो रहा है, अंदर नहीं है, अंदर तो वो पूरा खाली है, और इसके वजह से एरिया जो है वो कम हो गया और मेरा रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया। अब देखो इसमें ड्रॉबैक क्या है कि हम लोग एग्जैक्टली कभी भी आर्मेचर रेजिस्टेंस को एसी सप्लाई के लिए मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट, ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया, अब हमको देखना है रिएक्टेंस की वजह से। तो देखो वी इग्नोर रोटर लीकेज फ्लक्स एट इट डज नॉट लिंक आर्मेचर एंड हैज डज नॉट अफेक्ट आर्मेचर वोल्टेज। तो जो रोटर से जो लीकेज फ्लक्स आता है ना उसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। अभी समझते हैं इसको। ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होती है वो ये तो होती है, और फ्लक्स और वाइंडिंग फैक्टर भी होता है। तो जो फ्लक्स है वो क्या है? फ्लक्स तो वही फ्लक्स मानी जाएगी ना जो म्यूचुअल फ्लक्स है। ठीक है, अभी समझते हैं इसको क्या है ये। देखो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, लेकिन उससे पहले इसको रीड कर दें या पहले फिगर समझें? देख लेते हैं, पहले रीड कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा तो वो भी ऐड हो जाएगा। देखो जैसे कि अच्छा ठीक है, इसको पहले ऐसे ही बताना पड़ेगा। ठीक है गाइस, देखो ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, रोटर है। ठीक, उसी तरह मेरा क्या है, हाँ सर अच्छे से बताया, फिगर ऐसा है। ठीक है, तो ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है। ठीक है, ये ब्लैक वाला जो है ये स्टेटर की बॉडी है। ठीक है, और ब्लैक वाले से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, एयर गैप है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है, पोलर टिप पे कम है। ओके, अब देखो जो रोटर है, रोटर से फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, रोटर से फ्लक्स निकला, और वो जो फ्लक्स है वो रोटर से निकला, एयर गैप में गया और फिर स्टेटर को टच किया। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या था कि एक जो है वो रोटर से निकला, स्टेटर को टच ही नहीं किया, सिर्फ एयर गैप को टच करके आ गया, जो कि ये मेरा ब्लू वाला है। ये जो ब्लू वाला फ्लक्स है वो देखो यहाँ से एक फ्लक्स निकला, वो गया स्टेटर को लिंक करके आ गया। ठीक है, अब क्या है कि एक फ्लक्स और निकला जो स्टेटर को नहीं टच किया, वो क्या हुआ, वापस अंदर आ गया। उसी तरह यहाँ से निकला, ठीक है, और वापस अंदर आ गया। तो एक तो दो केस हो गया, रोटर से जो निकला फ्लक्स है वो एक बार स्टेटर को लिंक करेगा और एक बार नहीं करेगा, सिर्फ एयर गैप में रह जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखो स्टेटर में भी पोल्स जनरेट हो रहे थे ना, तो स्टेटर में पोल्स जब जनरेट हुए थे तो वहाँ पे भी एमएमएफ बना था, तो वहाँ पे भी फ्लक्स आई थी। तो जो स्टेटर का भी फ्लक्स है, तो उसी तरह कुछ स्टेटर फ्लक्स जो हैं वो निकल के आएंगे और मेरे रोटर को टच करेंगे, रोटर को काटेंगे। लेकिन कुछ फ्लक्स जो स्टेटर से निकलेंगे वो भी टच नहीं करेंगे, वो भी एयर गैप को छू के आ जाएंगे। राइट, तो कहने का ये मतलब है टोटल 4 तरह के फ्लक्स बने, लेकिन उस 4 में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट 3 ही है। 3 क्यों है समझते हैं। 3 फ्लक्सेस आर एबल टू लिंक आर्मेचर कंडक्टर, क्योंकि आर्मेचर कंडक्टर को सिर्फ 3 फ्लक्स ही टच किए। तो देखो पहला जो था वो रोटर म्यूचुअल फ्लक्स, यानी कि जो रोटर से निकला और स्टेटर को टच करके आ गया, वो रोटर म्यूचुअल फ्लक्स हो गया। फिर आर्मेचर म्यूचुअल फ्लक्स। आर्मेचर म्यूचुअल फ्लक्स क्या है
कि आर्मेचर में जो फ्लक्स था वो आगे फील्ड के फ्लक्स को टच कर दिया, यानी फील्ड को टच करके आ गया, पोल शूज को टच करके आ गया। तो इसी के वजह से तो आर्मेचर रिएक्शन आता था, ठीक। और एक था आर्मेचर का लीकेज फ्लक्स। तो आर्मेचर का भी जो लीकेज फ्लक्स था ना वो आता था नीचे तक, तो उसी को हम कह देते थे लीकेज रिएक्टेंस। तो बचा क्या? तो बस वही जो रोटर का लीकेज था वही बच गया, और हमने ऊपर देखा कि जो रोटर का लीकेज फ्लक्स है उसको हमको इग्नोर कर देना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो रिएक्टेंस की वजह से कितना ड्रॉप आएगा वो समझता है। वी आर कंसर्न्ड विथ 3 फ्लक्सेस लिंकिंग इन आर्मेचर। हमको तो सिर्फ 3 फ्लक्स से मतलब है जो कि आर्मेचर को लिंक करने वाली है। तो रोटर म्यूचुअल फ्लक्स, इसी को हम EF जो होता है, जो हम लोग ऐसे जब फेजर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे EF लिखते हैं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, EF गलत बोल दिया भाई, नींद पूरी नहीं हुई है इसीलिए, ठीक है। ये तो FF था ना, इससे जो 90 डिग्री जो ये था मेरा इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, वो जो है वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो रोटर म्यूचुअल फ्लक्स के ही वजह से होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EF से इक्विवेलेंट सर्किट में। फिर उसके बाद आर्मेचर लीकेज फ्लक्स है जो कि लीकेज EMF को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लीकेज रिएक्टेंस XAL से, ठीक है। तो जो मेरा लीकेज रिएक्टेंस होता है उसको हम XAL से वो करेंगे। और थर्ड होता है मेरा आर्मेचर रिएक्शन। अब देखो जो मेरा ड्रॉप है अक्रॉस लीकेज रिएक्टेंस, तो वो किसके बराबर होगा? आर्मेचर करंट इनटू रिएक्टेंस, ठीक है। V इज इक्वल टू IA XAL होगा ना, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो मेरा लीकेज रिएक्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है पावर फैक्टर और लोड पे, ठीक है। पावर फैक्टर और लोड पे क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि देखो V इज इक्वल टू IA XAL है, तो अगर जब लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो ड्रॉप भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो यानी जो ड्रॉप है वो ड्रॉप कह लें या वोल्टेज रिएक्टेंस सॉरी लीकेज रिएक्टेंस कह लें, ये पावर फैक्टर और लोड पे डिपेंड करेगा। पावर फैक्टर पे कैसे? क्योंकि पावर फैक्टर भी तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल ही तो होता है, ठीक है। तो अगर जितना पावर फैक्टर 1 के करीब होगा उतना ही कम हमको देखने को मिलेगा अपना लीकेज रिएक्टेंस, ठीक। अब आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो ड्रॉप आता है वो समझ लेते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो म्यूचुअल फ्लक्स होता है आर्मेचर प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्स टू फील्ड फ्लक्स, ठीक। आर्मेचर रिएक्शन जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है? वो भी करता है आर्मेचर करंट पे, ठीक है। और आर्मेचर करंट किस पे डिपेंड करता है? वो आर्मेचर करंट डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड एंड पावर फैक्टर ऑफ द लोड पे, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन कहीं ना कहीं पावर फैक्टर और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड एंड पावर फैक्टर ऑफ द लोड। चलो अब देखो जनरेटर में क्या होता है कि जो आर्मेचर फ्लक्स है मेरा या आर्मेचर MMF है, ठीक है, वो फेज में होता है IA का। लेकिन मोटर में क्या होता है, जो FAR यानी कि जो मेरा आर्मेचर फ्लक्स होता है वो IA के अपोजिट होता है। ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया। अब देखो यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टिव लोड लगा है, तो जनरेटर में के केस में क्या क्या होता है इसको थोड़ा जल्दी ट्राई करते हैं, अगर हो पाएगा तो, हड़बड़ी में नहीं लेकिन, ठीक है। तो देखो मेरे पोल से ये जो MMF हमको मिला FF, ठीक है। तो ये क्या है? FF क्या है भाई? एयर गैप एक्साइटेशन MMF बोल सकते हैं, या एयर गैप MMF बोल सकते हैं, या इसको सीधे बोलेंगे कि ये नॉर्मली एक्साइटेड है, या फिर इसको हम अपने लैंग्वेज में क्या कह रहे थे कि ये फील्ड MMF है या फील्ड फ्लक्स है। तो जो अब इंड्यूस्ड EMF है या जो इंड्यूस्ड फ्लक्स है वो 90 डिग्री लैग कर रहा था, ठीक है। तो हमने उससे दिखा दिया EF को यहाँ पे। अब क्या देखने को मिलता है कि हमको पता है कि ये रेजिस्टिव लोड है, यानी कि पावर फैक्टर यूनिटी है। पावर फैक्टर यूनिटी है तो
वोल्टेज और करंट के बीच कोई भी एंगल नहीं होगा, तो आर्मेचर करंट भी इसी वजह से देखो यहाँ पे ड्रॉ किए, एक एरो यहाँ पे दिखा दिए। और हमको पता है कि जनरेटर के केस में आर्मेचर करंट और आर्मेचर एमएमएफ ये दोनों एक ही लाइन में होते हैं, तो ठीक है इनको भी एक लाइन में लगा दिया। अब क्या है कि देखो ये जो FAR है इसको उठा के हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे रख दिया है, ठीक है FAR। तो अब यहाँ से हमको एक रिजल्टेंट मिला जो है FR के बराबर, ठीक है। तो अब हुआ क्या, हमको ये पता है कि जो मेरा आर्मेचर फ्लक्स है या जो आर्मेचर एमएमएफ है वो फील्ड एमएमएफ के परपेंडिकुलर, ठीक है। आर्मेचर एमएमएफ जो है वो तो ये है, ठीक, और फील्ड एमएमएफ ये, हाँ 90 डिग्री का एंगल है। तो आर्मेचर रिएक्शन जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है किसके किसके बीच में, आर्मेचर एमएमएफ और फील्ड एमएमएफ में, तो उस केस में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, 90 डिग्री पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक। मतलब कायदे से तो यूनिटी पावर फैक्टर है, वो तो वोल्टेज और करंट का एंगल है। 90 डिग्री कहने का मतलब था यही फील्ड एमएमएफ और आर्मेचर एमएमएफ के बीच के एंगल की बात हो रही थी, ठीक। अब तो वही मोटर पे आते हैं, ठीक है। मोटर क्या करेगा, समझना, मोटर कुछ नहीं करेगा, ये मेरा FF है, ठीक है FF है, तो इसके 90 डिग्री में EF हो जाएगा, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर की ही बात हो रही है, UPF की ही बात हो रही है। इसके वजह से जो करंट है वो भी यहीं पे इसके EF से अलाइन करेगा, लेकिन मोटर के केस में जो मेरा FAR है वो नीचे की ओर आर्मेचर करंट के अपोजिट हो जाएगा। अब ये FAR की जो वैल्यू है इसको ले आके हम इसके ऊपर रख देंगे, तो हमको यहाँ से जो है वो रिजल्टेंट मिल जाएगा। रिजल्टेंट मिल गया। अब जब रिजल्टेंट हमको मिल गया तो अब बस वही चीज़ है कि FR और FF के बीच के एंगल को क्या बोलोगे, ठीक है। ये सब अपना हमको देख लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देने वाली बात बस ये थी कि जो आर्मेचर करंट है वो तो EF के सेम फेज में है, लेकिन जो FAR है, जो आर्मेचर एमएमएफ है, वो आर्मेचर करंट के यहाँ पे अपोजिट में ड्रॉ किया गया है। तो अब देखो क्या है कि पहले मेरा एक मिनट, मेरा जो पहले F और FAR के बीच का एंगल था वो 90 डिग्री पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग था। तो अभी देखते हैं कि इस समय कितना एंगल है। तो F कहाँ पे है, देखो ये मेरा जो है FF है, ठीक है, और F मतलब यहाँ देखो ऐसे, ये मेरा FF है, और FAR कहाँ है, FAR जो है वो अभी भी यहीं पे है, ठीक है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है इस समय भी। तो जब 90 डिग्री का बनता है तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। यहाँ भी प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग था, और यहाँ पे भी, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, यूनिटी पावर फैक्टर में दोनों सिर्फ और सिर्फ प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होते हैं, ठीक। उसके बाद अब हम चलते हैं थोड़ा सा लीडिंग लोड की तरफ, ठीक है, यानी कि कैपेसिटिव लोड अगर हम डाल दें जीरो पावर फैक्टर लीडिंग पे क्या होगा। अक्सर हम लोग क्या करते थे कि हम लोग कहते थे थीटा V माइनस थीटा I इज इक्वल टू -90 डिग्री कैपेसिटिव सर्किट के लिए, लेकिन सर ने बहुत अच्छा किया है कि थीटा I माइनस थीटा V कर दिया। इतना स्मॉल चीज़ है लेकिन बहुत मुझे बढ़िया लगा, मैं परेशान हो जाता था, -90 याद करना पड़ता है ठीक है, तो सही है, जो टीचर स्टूडेंट यही तो फ़र्क है ना। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सर से पढ़ के, लगता है कि कुछ अलग सीख रहा हूँ, तो थैंक यू अंकित सर। तो चलो ये जो है थीटा I माइनस थीटा V 90 डिग्री हो गया, तो फाई जो है वो -90 होगा, ठीक है, और कॉस फाई क्या होगा, हमको 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो सीधी सीधी बात होती है कि जो आर्मेचर करंट होता है ना वो तो लीड करेगा फील्ड मतलब वोल्टेज को, ठीक है, यानी फील्ड एमएमएफ को कह लो या जो भी कह दो 90 डिग्री से,
और एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा। तो देखो क्या है यहाँ पे, क्या होता है कि ये मेरा पहले क्या है, अरे यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ तक सॉरी बस यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट पे है मेरा फील्ड एमएमएफ। तो फील्ड एमएमएफ से 90 डिग्री पे हमको मिलेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला तो करंट लीडिंग है, तो करंट जो है थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा ना। अच्छा लेकिन अभी जीरो ही है पावर फैक्टर, तो जीरो पावर फैक्टर ही है, यूनिटी ही है कहीं ना कहीं, ठीक है, यूनिटी नहीं है यार, प्योर कैपेसिटर है, सॉरी 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 प्योर कैपेसिटर। तो प्योर कैपेसिटर में जो मेरा वोल्टेज होता है वो लैग करता है, और करंट जो है वो 90 डिग्री से लीड करती है। तो 90 डिग्री से जब करंट लीड की तो देखो इस जगह पे हमने करंट ड्रॉ कर दिया। अब जनरेटर है क्योंकि, तो जहाँ करंट है वहीं पे आर्मेचर एमएमएफ है, और जहाँ पे आर्मेचर एमएमएफ है, ठीक है, और जहाँ पे फील्ड एमएमएफ है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, वो मेरा क्या होता है, एफ आर होता है, ठीक है। तो अब समझना कि जो मेरा रिजल्टेंट एमएमएफ है ना, वो आर्मेचर एमएमएफ के ही लाइन में है, यानी वो उसको असिस्ट कर रहा है। असिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग पे प्योर कैपेसिटिव लोड के लिए प्योरली मैग्नेटाइजिंग, आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो प्योरली मैग्नेटाइजिंग इन नेचर होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो सर ने लिखा है अंडर एक्साइटेड। तो अंडर एक्साइटेड क्या मतलब, क्या कि जब जो रिजल्टेंट एमएमएफ है ना वो फील्ड एमएमएफ से ज़्यादा हो जाए, या फिर जो फील्ड एमएमएफ है वो कम पड़ जाए रिजल्टेंट एमएमएफ से, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं अंडर एक्साइटेड। देखो यहाँ पे एफ आर जो है वो ज़्यादा है और एफ एफ यहीं तक हमने लिया था इसी वजह से। अब मोटर के केस में देखो फिर वही, ये एफ एफ है, इससे 90 डिग्री पे ई एफ है। अब ये हमने डाला करंट, करंट के अपोजिट हमको एफ ए आर मिलेगा मोटर में, और अब एफ ए आर और एफ एफ तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो कहीं कैंसिल करेंगे कहीं ना कहीं। अब जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट मिलेगा। तो देखो रिजल्टेंट जो है हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है, या फिर एफ ए आर को उठा के फिर यहाँ पे रखो तो ये कैंसिल कर ही रहा है इतने को, तो ये मेरा जो ये पोर्शन है ये हमको रिजल्टेंट एमएमएफ मिल गया, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, देखो इसने एक दूसरे को कैंसिल किया थोड़ा सा, तो इस वजह से मोटर के केस में जीरो पावर फैक्टर लीडिंग पे आर्मेचर रिएक्शन जो है वो प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग होता है। मतलब जनरेटर में, मतलब कैपेसिटिव लोड पे जीरो पावर फैक्टर पे अल्टरनेटर मेरा अगर मैग्नेटाइजिंग है तो मोटर मेरा जो है वो डीमैग्नेटाइजिंग है, ओके। अब देखो अगर हम लोग ज़ीरो पावर फैक्टर ही लें लेकिन लोड इंडक्टिव लगा दें तो क्या होगा, तो देखो फिर वही एफ एफ, उसके परपेंडिकुलर में ई एफ। अब क्या है कि जो करंट है वो लैग करती है, लीड नहीं करेगी, तो करंट लैग करेगी तो हमने 90 डिग्री पे आई ए बना दिया। अब जिधर आई ए है वहीं पे एफ ए आर है। अब एफ ए आर और एफ एफ से हमको बनाना है रिजल्टेंट, तो इसको इतना लेंगे एफ ए आर और उठा के इसी डायरेक्शन में हम एफ एफ के सामने रख देंगे, और एफ एफ के सामने रख देंगे तो देखो ये दोनों भी एक दूसरे को मारा मारी किए, काट दिए, और सिर्फ इतना बचा एफ आर, ठीक है। तो एफ आर की वैल्यू जो है वो कम हो गई कि नहीं, कम हुई ना, तो इस वजह से आर्मेचर रिएक्शन जो है वो प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग होता है, ओके। मोटर के केस में देखो आर्मेचर करंट तो इधर जा ही रही थी, बस अब क्या होगा कि एफ ए आर इधर आ जाएगा। अब एफ ए आर जब इधर आया तो इसी एफ ए आर को उठा के रखो तो ये ऐड हो जाएगा। अब देखो फिर एफ आर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे भी ये अंडर एक्साइटेड होगा और क्या होगा, प्योरली मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा, ठीक। अब देखो अब प्योरली की बात नहीं रह गई, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट हमको लगता है थोड़ा, ये देखते हैं। अब हम लेते हैं सिर्फ लैगिंग लोड, ठीक है, यानी कि 0 से ज़्यादा 90 से कम, ठीक है, इसी के बीच में, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर हमने देख लिया था और हमने प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर देख लिया था। अब हम लैगिंग लोड पे देखते हैं। तो देखो ये मेरा एफ एफ, फील्ड हमेशा जो है वो डी एक्सिस पे रखी जाती है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ
वो कहीं ना कहीं क्यू एक्सिस पे इंड्यूस हुआ, क्योंकि लैगिंग लोड है लेकिन प्योर लैगिंग नहीं है, तो करंट लैग तो करेगा लेकिन 90 डिग्री से लैग नहीं करेगा। तो ये जो है मेरा आर्मेचर करंट की डायरेक्शन में गई। अब हमको पता है कि जो इंड्यूस्ड एमएमएफ है और आर्मेचर करंट है उनके बीच के एंगल को हम साई बोल देते हैं, साई बोल देते हैं, राइट। अब हमको पता है कि जिधर मेरा आर्मेचर करंट है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, जी हाँ, उसी डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, एफ ए आर होगा, ठीक है, एफ ए आर होगा। अब जो मेरा एफ ए आर है, ओके, इस एफ ए आर को उठा के, क्या हम लोग उठाते हैं इसमें, नहीं, इसको एज इट इज़ रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा एफ ए आर तो है, लेकिन अब हमको इसको रिजॉल्व करना होगा, और इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये दो कंपोनेंट में बटेगा, ठीक है, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एफ ए डी से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, यानी कि ए डी मतलब एफ, अब ए आर की जगह आर्मेचर सिर्फ ए बता रहा है और डी बता रहा है डी एक्सिस पे, ठीक है, तो जो डी एक्सिस पे एक एमएमएफ है और एक एमएमएफ जो है वो हमारा क्यू एक्सिस पे है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई बिलीव नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, रिजल्टेंट निकला है कि नहीं, इसमें निकला ही होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि क्योंकि मेरा एफ एफ जो है वो एफ ए आर यानी कि जो मेरा फील्ड एमएमएफ है वो आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ के 90 डिग्री पे भी है, जो कि एफ ए क्यू है, ठीक है। इस वजह से जब 90 डिग्री पे होता था आर्मेचर और एफ एफ, तो हमको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग देखने को मिलती थी, ठीक। उसी तरह अब देखो, एक मेरा एफ ए डी इधर को जा रहा है, ठीक है, और मेरा एक एफ एफ इधर को जा रहा है, तो ये दोनों आपस में डीमैग्नेटाइज भी कर रहे हैं। तो देखो हमको क्या मिला, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग, ओके। उसी तरह देखो सेम अगर मोटर के लिए करें तो आर्मेचर करंट के अपोजिट में ये हमको एफ ए आर मिला, और अब हम जब इस एफ ए आर को रिजॉल्व करेंगे तो हमको एक एफ ए क्यू मिलेगा और एक मिलेगा एफ ए डी, राइट। तो अब जो एफ ए क्यू है वो 90 डिग्री है एफ एफ के, या फिर एफ एफ, हाँ एफ एफ के ही, ठीक है, एफ एफ के 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। और उसके बाद देखो एक जो एफ ए डी है वो इस डायरेक्शन में है और एफ एफ की भी डायरेक्शन यही है, तो दोनों एक दूसरे को ऐड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो पार्शियली मैग्नेटाइजिंग और पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अच्छा, अंडर एक्साइटेड क्यों है, क्यों अंडर एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेड इसलिए है कि जो रिजल्टेंट है वो ज़्यादा आ रहा है और इसमें जो रिजल्टेंट है वो कम आ रहा है। उसी तरह अब लीडिंग लोड पे चलते हैं, तो देखो फिर मेरा एफ एफ है, ये मेरा ई एफ है, मेरा करंट जो है वो लीड कर रहा है, मेरा करंट लीड कर रहा है। अब इसको हमको क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। तो एक एफ एफ से 90 डिग्री बना रहा है तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, और एक जो है एफ एफ के साथ में ही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला, तो इस वजह से पार्शियली मैग्नेटाइजिंग, और उसी तरह ये दूसरा वाला भी हो जाएगा, ठीक। तो अगर हमको सीधे सीधे समरी देखनी हो तो समरी क्या है कि यूनिटी पावर फैक्टर पे चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, हमको क्रॉस मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलती है, ठीक है। हमको क्या देखने को मिलती है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एट यूनिटी पावर फैक्टर। अब हम लैगिंग पावर फैक्टर पे जब आते हैं तो भी हमको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग देखने को मिलती है, ठीक है, चाहे जनरेटर हो या फिर चाहे मोटर हो। जब हम लीडिंग पावर फैक्टर पे आते हैं तो भी हमको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग तो देखने को मिलती ही है, और यहाँ पे भी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग तो देखने को मिलती है। तो पहली बात तो ये है कि चाहे हमारा लोड कैसा भी हो, चाहे, ठीक है, हमारा लोड चाहे कैसा भी हो, हमको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग तो देखने को मिलती ही है। हाँ, ये वाले केस को मत कहना कि
अगर ज़ीरो पावर फैक्टर लीडिंग है तब क्या होगा, तब तो प्योरली मैग्नेटाइजिंग है। हाँ, उस केस में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नहीं है, ठीक है। प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर वाला केस को एक्सक्लूड किए हैं। अगर सिर्फ यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है, ये हम लेते हैं, और लैगिंग और लीडिंग में प्योर कुछ नहीं है, ठीक है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हमको हर एलिमेंट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लैगिंग पे जनरेटर में डीमैग्नेटाइजेशन होता है पार्शियली, और इसमें पार्शियली मैग्नेटाइजेशन होता है। और लीडिंग पावर फैक्टर पे जनरेटर पे मैग्नेटाइजिंग मतलब मैग्नेटाइजेशन होता है, और मोटर पे डीमैग्नेटाइजेशन होता है। तो इसको तो याद करने का तरीका था कि जनरेटर के नीचे करो CDM, ठीक है, और CMD मोटर के नीचे। देखो C के बाद तो D ही आता है ना, पहले हम जनरेटर से ही चालू करते हैं ना, फिर मोटर पे आते हैं। तो यूनिटी पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, लैगिंग पे डी मैग्नेटाइजिंग, और मैग्नेटाइजिंग किस पे हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे। और मोटर में यूनिटी पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, लैगिंग पे मैग्नेटाइजिंग, और लीडिंग पे डी मैग्नेटाइजिंग। इसको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद लेट्स सी अभी क्या क्या बचा है। अच्छा, ये फेजर तो पढ़ना ही है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। चलो, अब हमको वेन डायग्राम देखना है। तो जो रोटर है उसके पास डीसी एक्साइटेशन है, वो फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है, हम लोग बार बार देख रहे हैं। जो आर्मेचर टर्मिनल होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक। वी गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ और ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। इफ लोड इज कनेक्टेड एट आर्मेचर टर्मिनल वी गेट टर्मिनल वोल्टेज, ठीक। अगर हम अपने रोटर को कनेक्ट करते हैं और रोटर जो है वो जाके इस फ्लक्स को काट के आ जाता है, ठीक है, तो एक ईएमएफ तो जनरेट हो रहा है। अब अगर लोड नहीं रहेगा तो जो ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हुआ है वही ईएमएफ हमको आउटपुट पे मिल जाएगा, ठीक है, जो कि ओपन है इस समय। लेकिन अगर जब हम लोड लगा देंगे तो आर्मेचर टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा वो वीटी हो जाएगा, और वो लोड वो जनरेटेड ईएमएफ से कम होगा, ठीक। अब क्या है यहाँ पे समझने की बात, कि हमको ये तो पता है कि जो EAR है वो लैग करता है FAR से बाई 90 डिग्री। अच्छा जी, समझते हैं। देखो क्या है, पता नहीं मैं समझा पाऊँगा कि नहीं, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। देखो ये मेरा FF है, ठीक है, FF है, राइट। अच्छा, क्या है कि देखो जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो एक EMF जो वोल्टेज आ रही है वो क्या होती है कि आर्मेचर जो MMF है उससे 90 डिग्री लैग करती है। ये एक डेटा है, अभी इसको सब मिलाते हैं। तो देखो ये मेरा FF है और इससे 90 डिग्री पे EAF बना, राइट। अब क्या है कि और मान लो लोड है, ठीक है, एक मिनट, वेट अ मिनट, नॉट मिनट, जस्ट फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पे थे। हाँ, ठीक है, तो EF तो हो गया। अब क्या है कि हमने देखा ये मेरा इंड्यूस्ड EMF है। ये EF हमको तब मिलता जब नो लोड होता, कोई भी टर्मिनल वोल्टेज पे किसी टर्मिनल पे कोई भी लोड नहीं कनेक्ट होता। लेकिन जब लोड कनेक्ट होता है तो आर्मेचर करंट फ्लो करती है, और जब आर्मेचर करंट फ्लो करती है ना भाई, तो आर्मेचर करंट की वजह से ड्रॉप आता है। ड्रॉप कहाँ कहाँ आ सकता है, तो देखो पहला ड्रॉप जो है वो EAR है। EAR मतलब क्या हो गया, आर्मेचर की वजह से, जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप आया वो, तो जो मेरी EF की वैल्यू है वो थोड़ी सी घट गई, राइट। अब उसके बाद लीकेज की वजह से भी ड्रॉप आया, राइट। तो जो लीकेज है उसके वजह से EL है, तो मेरी वैल्यू फिर से थोड़ी सी घट गई, ठीक।
अब उसके बाद हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस की वजह से भी थोड़ा सा ड्रॉप आया। तो ये देखो रेजिस्टेंस की वजह से भी हमने माइनस आई ए आर ए किया, तो हमको जाके अंत में यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज मिला। देखो ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ है। और ड्रॉप के बाद, क्योंकि 3 तरह के ड्रॉप हमने देखे थे, एक रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा था, एक लीकेज रिएक्टेंस की वजह से ड्रॉप हो रहा था, ठीक है, उस लीकेज को ही हमने यहाँ पे ईएमएफ के टर्म में मान लिया है, हमने ड्रॉप के टर्म में बात किया है, ठीक है। तो हमको टर्मिनल वोल्टेज मिल गया। अब चलो टर्मिनल वोल्टेज तो मिल गया, सो मिल गया। उसके बाद हमने क्या बोला, लोड दिया था तो आर्मेचर करंट भी फ्लो होगा, और जो आर्मेचर करंट है ना वो तो ये फ्लो हुआ ही है, आई ए। तो अब देखो मेरे दोस्तों, आर्मेचर करंट और टर्मिनल वोल्टेज, आर्मेचर करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो फाई है, ठीक है। और फाई क्या है, मेरा पावर फैक्टर एंगल है, ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है, जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ईएफ है, जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसके बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ और आर्मेचर करंट, इसके बीच में जो एंगल है देखो वो साई है। तो अभी हमको साई क्या था, मेरा इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, मतलब बिना किसी लोड पे जो पावर फैक्टर एंगल है एट नो लोड। तो ये देखो 2 हो गया। अब हमको देखना है कि डेल्टा, तो देखो डेल्टा जो है ई एफ, जो इंड्यूस ईएमएफ है, और जो मेरा टर्मिनल वोल्टेज है, उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो मेरा डेल्टा बनेगा। तो डेल्टा होगा पावर एंगल या लोड एंगल। तो हम देखें तो जो मेरा साई है वो डेल्टा और फाई के समीशन के बराबर है, ठीक है। तो एक फैक्टर तो ये हमको नोटिस करना है। अच्छा, ये तो हमको पहले ही पता था कि जो EF है वो FF से 90 डिग्री से लैग करती है, और जो मेरा ER है, ठीक है, वो FR से 90 डिग्री से लैग करता है, ठीक है। बताते हैं। रिजल्टेंट की बात हो रही है, तो अच्छा अब देखते हैं, रुको एक चीज़ और करना पड़ेगा, सही बात है यार। तो देखो क्या है इसमें, जो सर ने EAR या EAL लिया है, इसको क्या किया है, जस्ट लेट्स सी। ओके, एक चीज़ मिस हो गया था यहाँ पे, तो लेट्स उसको भी देख लेते हैं इसी में। देखो क्या था कि हम लोगों ने फील्ड MMF तो बनाया ही था, राइट। तो हमको ये पता है कि जो फील्ड MMF होती है वो 90 डिग्री लीड करती है, या फिर इंड्यूस EMF जो है वो 90 डिग्री क्या होती है, लैग करती है, ठीक। तो जितने भी फील्ड फ्लक्स होंगे या फील्ड MMF होंगे ना, उनके वजह से जो भी EMF इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि जैसे जो लीकेज की बात हम कर रहे हैं, तो लीकेज क्या है, फ्लक्स ही तो है, यानी एक MMF ही तो है, और उसके वजह से ड्रॉप भी कंसीडर कर रहे थे, राइट। तो देखो क्या होता है कि कहाँ गया FAR, कहाँ गया, हाँ। तो देखो जो मेरा आर्मेचर करंट है, तो हमको ये तो पता है कि FAR तो इसी पे होता है, ठीक है। FAR जो है आर्मेचर करंट से अलाइंड होता है। तो अब ये FAR को हम उठाएंगे, ठीक, और उठा के यहाँ पे FAR रख देंगे, ठीक है। तो अब जब हमने ऐसा किया तो देखो क्या हुआ, हमको यहाँ पे रिजल्टेंट मिल गया। तो अरे ये तो हर बार ही कर रहे थे हम लोग, राइट, तो इसमें क्या नया कर दिए, तो हमको देखो यहाँ पे रिजल्टेंट मिल गया। तो अब लेकिन देखो क्या है, ये है क्या, ये एक रिजल्टेंट MMF है, ठीक है, MMF, और MMF की वजह से EMF इंड्यूस होगी, ठीक है। तो MMF जो है FR, उसकी वजह से कहाँ गया यार, उसकी वजह से एक EMF इंड्यूस होगी जो कि 90 डिग्री लैग करेगी, ठीक है। तो जो EMF, जो रिजल्टेंट EMF है, वो जो रिजल्टेंट EMF है, हाँ, वो रिजल्टेंट MMF से 90 डिग्री क्या कर रही है, लैग कर रही है, ठीक है। जैसे कि कैसे,
जैसे कि मेरा इंड्यूस ईएमएफ जो थी वो लैग करती थी फील्ड एमएमएफ से 90 डिग्री से, उसी तरह जो इंड्यूस्ड रिजल्टेंट एमएमएफ है ईएमएफ है वो इस रिजल्टेंट एफआर से 90 डिग्री पे इंड्यूस होगी। तो देखें 90 डिग्री कहाँ बनाया गया है, 90 डिग्री यही तो है अपना यार। ठीक, अब सुनो, एक चीज़ तो ये हो गया, FAR वाला सिस्टम क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो हम ये कंक्लूजन भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कि 90 डिग्री से कोई भी एमएमएफ है, ऐसे सोच लो कोई भी एमएमएफ है वो लीड ही करेगा ईएमएफ को 90 डिग्री से, या कोई भी ईएमएफ है वो लैग ही करेगी 90 डिग्री से किसी भी एमएमएफ को। ठीक है, तो देखो हमको यहाँ पे जो था EF मेरा मिल चुका है। ठीक, जस्ट अ सेकेंड। ठीक, अब हमको एमएमएफ तो मिल चुका है। अब देखो क्या है कि एफ कहाँ गया, ठीक है। अब देखो लीकेज की वजह से भी एक ईएमएफ आएगी। देखो लीकेज की वजह से पहले जिस तरह हमको पता है कि आर्मेचर करंट जहाँ होता है वहीं पे आर्मेचर एमएमएफ होता है, तो देखो आर्मेचर एमएमएफ जिधर है उसकी वजह से, आर्मेचर एमएमएफ की वजह से एक आर्मेचर ईएमएफ इंड्यूस होगा ना भाई, होगा ना। और ये जो EAR है ये EMF है, तो ये 90 डिग्री से लैग करेगी कि नहीं सर, यही तो बोल रहे थे, यही तो ऊपर लिखवाए थे। देखो उस समय ध्यान भी नहीं था हमको, फिर दोबारा सर का वीडियो देखे तब दिमाग में आया। ठीक है, तो ये जो FAR है इसने EAR को देखो यहाँ पे इंड्यूस करवा दिया। ठीक है, EAR को इंड्यूस करवाया, उसी तरह जो मेरा लीकेज एमएमएफ है वो भी आर्मेचर करंट वाले लाइन पे ही होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे FAL, तो इसकी वजह से फिर 90 डिग्री का EAL होगा, ये भी 90 डिग्री क्या होगा, लैग करेगा, राइट। तो अब देखो क्या है कि जो मेरा ये वाला वेक्टर है ना, इसको उठा के हम सीधे सीधे यहाँ पे रख देते हैं EAR, यानी कि आर्मेचर EMF। ठीक है, उसके बाद आर्मेचर EMF को रख दिया, उसके बाद देखो ये वाला जो छोटा वाला है लीकेज EMF, उसको उठा के यहाँ पे रखा। ठीक, और यानी कि हमने अभी आर्मेचर EMF यानी आर्मेचर ड्रॉप को ले लिया है, लीकेज ड्रॉप को ले लिया है, बचा है IARA रेजिस्टेंस का ड्रॉप। लेकिन जो करंट होती है वो तो रेजिस्टर में करंट वोल्टेज सेम फेज में होती है, और यहाँ पे सर ने बोला था कि हमको कुछ निगेटिव में लेना है, तो इसलिए -IARA, ये थोड़ा हमको ध्यान नहीं आ रहा है गाइस, हमको सॉरी। ठीक है, तो ये पोर्शन क्यों माइनस में बोला ये नहीं पता, लेकिन इसकी वजह से हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम इसको नीचे की ओर लाते हैं, और अब हमें सब चीज़ों का टर्मिनल वोल्टेज मिल गया, हमें सारे एंगल्स मिल गए। अब हमको ये भी पता है कि ये सब क्यों लैग कर रहे थे इससे। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो लीकेज एमएमएफ होता है, जो हमारा ये लीकेज एमएमएफ है वो IA के ही फेज में होता है। ठीक है, और बहुत कम होता है म्यूचुअल एमएमएफ से। ठीक, बाकी एंगल तो हम लोग देख चुके हैं। तो देखो जो टर्मिनल वोल्टेज है ना वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा कि जो फील्ड के द्वारा EMF इंड्यूस हुआ है, फिर आर्मेचर की वजह से जो EMF इंड्यूस हुआ है, और लीकेज की वजह से जो इंड्यूस हुआ है, माइनस माइनस IARA। ठीक है, अब जो है कि EAR जो आर्मेचर EMF है और जो लीकेज EMF है वो दोनों आर्मेचर करंट से 90 डिग्री क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये मेरा आर्मेचर करंट है और ये मेरा आर्मेचर करंट है, तो ये लैग ही तो कर रहे थे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीकेज
ईएमएफ है और आर्मेचर ईएमएफ है, ये दोनों ही प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट के। यानी कि जब जब आर्मेचर करंट बढ़ेगा, लोड बढ़ाएंगे, तो आर्मेचर एमएमएफ बढ़ेगा, लीकेज एमएमएफ बढ़ेगा, और इसकी वजह से आर्मेचर में ईएमएफ ड्रॉप आएगा और लीकेज में भी ईएमएफ ड्रॉप आएगा, मतलब बड़े ड्रॉप्स आएंगे। ठीक, अब देखो जो EAR है वो -j/IAXAR के बराबर है, और उसी तरह जो लीकेज EMF है वो -j/IAXAL के बराबर है। और 90 डिग्री या 90 डिग्री क्लॉकवाइज, पर ये सब चलो इतना वो नहीं है, ठीक है। हमको देखना क्या है, समझो समझो समझो। इसमें होता क्या है, अंत में सर ने बोला भी था कि ये शॉर्ट नोट्स में ये राइट हाफ को ही डालना है। तो देखो हमको मिलता क्या है कि जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है ना, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर, ठीक है, माइनस ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस। ठीक, तो देखो दो रिएक्टेंस है और माइनस IARA भी है। ओके, तो क्या होता है ना कि जो मेरा टर्मिनल वोल्टेज है वो EF माइनस IARA माइनस JIAXS है, और XS क्या है, XAR प्लस XAL है। ये दोनों रिएक्टेंस है, तो दोनों को साथ में लिख देते हैं और सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोल देते हैं। तो XS क्या है, आर्मेचर रिएक्टेंस प्लस लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, अब इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाओ, तो देखो ये मेरा आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ये मेरा आर्मेचर का रिएक्टेंस है, ये मेरे आर्मेचर का इम्पीडेंस है, और ये थीटा जो है वो इम्पीडेंस एंगल है। ओके गाइस, अब हम देख सकते हैं फेजर डायग्राम किसी भी अल्टरनेटर का। ठीक है, आई डोंट नो कि क्या मैं ये भी समझा पाऊँगा कि नहीं खुद को, लेकिन लेट्स सी। देखो इसमें क्या है कि आर्मेचर करंट हमने ले लिया, VT इज इक्वल टू EF माइनस IARA प्लस JXS, तो होता है ना गाइस। तो अब देखो पहले हमने आर्मेचर करंट के टर्म में बात किया, तो जब हमने ये लिया आर्मेचर करंट, ठीक है, और जो टर्मिनल वोल्टेज है, वोल्टेज भी अप्लाई किया, तो वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच का जो एंगल होता है वो फाई होता है। ठीक है, फाई होता है ना, अभी बस इतना रखना है। अब उसके बाद हमको देखने को क्या मिलता है कि क्या देखने को मिलता है गाइस, क्या देखने को मिलता है, हाँ, तो ये जो मेरा VT है, इसको क्या होता है कि हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसको रिजॉल्व करते हैं तो दो कंपोनेंट मिलता है। तो जो मेरा ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, तो वो VT cos फाई है, उसको हम नीचे भी डिनोट कर सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो VT cos फाई, और जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं VT sin फाई से। ठीक है, यानी कि इतना जो हाइट है ये VT sin फाई के बराबर है, और जो इतनी लेंथ है यहाँ तक की वो मेरे VT cos फाई के बराबर है। अभी यहाँ पे इतना समझ में आ गया गाइस। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हाँ, देखो इसलिए हल्का हल्का भूल जाओ ना तो दिमाग में नहीं आता है। F इज इक्वल टू VT प्लस IARA JIAXS है, इसी को हमको इस पे दिखाना है। ठीक है, तो देखो हमने करंट और वोल्टेज को तो दिखा दिया, अब उसके बाद हमको ऐड करना है IARA। ठीक है, तो जो RA में जो फेज होगा वो सेम होगा जो IA में। ठीक है, तो एक छोटा सा कंपोनेंट हमको IARA का नाम का लेना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि IA के ही फेज में होगा। लेकिन यहाँ पे न रखने की जगह इसको हम उठा के देखो यहाँ पे रख देते हैं, इस जगह पे। ठीक है, और इसको हमने IARA से डिनोट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमको डेमोन्स्ट्रेट करना है IAXS। ठीक है, तो जब IAXS हमको वो करना है, तो हमको तो पता है कि इंडक्टर में करंट जो है वो तो लैग करेगी, वोल्टेज लीड करेगा। तो हमको क्या करना होगा कि इसी के ऊपर 90 डिग्री
वो करके आई ए एक्सेस बनाना होगा और ये जो है हमारा रिजल्टेंट यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा। अब उसके बाद सर कहते हैं देखो जैसे क्या है कि ये मेरा वी टी साइन फाई है और ये मेरा जो है वो वी टी कॉस फाई है, तो ये तो सिर्फ इतना डिस्टेंस है, ठीक है। और लेकिन एक और चीज़ समझो कि जो पावर एंगल है वो ई एफ वर्सेज वी टी के बीच में है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने अभी वी टी को तोड़ा था, उसी तरह जब हम ई एफ को तोड़ेंगे तो ई एफ को तोड़ेंगे तो ई एफ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ई एफ कॉस साई हो जाएगा, और ई एफ का जो साइन कंपोनेंट है वो ई एफ सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट है वो ई एफ साइन साई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको करना सिर्फ ये है कि जो हमको अपना यही ई एफ निकालना है, ठीक है, इंड्यूस्ड ई एम एफ निकालना है या जो रिजल्टेंट है वो निकालना है, तो उसके लिए हमको सीधा सीधा फॉर्मूला मिल जाता है कि ई एफ इज इक्वल टू वी टी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस वी टी साइन फाइव प्लस आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर टू दी पावर 1/2, ठीक है। तो ये हमको देखना है। फिर सर ने यहाँ पे tan वगैरह निकाल दिया है, तो देखो जो साई है वो क्या है, डेल्टा प्लस फाई है, हमने पीछे भी देखा था। तो जो मेरा साई है ये यहाँ से यहाँ तक आई ए से ई एफ तक, वो क्या है, वो है डेल्टा प्लस फाई, ओके। अब देखो लीडिंग पावर फैक्टर पे क्या होता है ना, मेरा फाई जो है वो पॉजिटिव होता है और लैगिंग पावर फैक्टर पे, और लीडिंग पावर फैक्टर पे मेरा फाई जो है वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या है, हमने पॉजिटिव ही सब जगह लिया है। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने लैगिंग लोड माना था। अगर अगर ये लीडिंग लोड होता तो देखो क्या हो जाता, वी टी कॉस माइनस फाइव होता, और माइनस कॉस माइनस फाइव जो होता है वो कॉस फाइव के ही बराबर होता है। तो यहाँ तो चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता कि आई ए एक्स माइनस वी टी साइन फाइव करना पड़ जाता, ठीक है। कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। अब मॉडल ऑफ अल्टरनेटर, वही ये मेरा अल्टरनेटर है, इसका टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ई एफ माइनस जे आई ए एक्स आर माइनस ये रिजल्ट इन रिजल्टेंट ई एम एफ ई एफ, चलो सिंक्रोनस रिएक्टेंस हो जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें उतना इशू नहीं है। कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं हम। एक सिंक्रोनस मोटर है जो कि बस बार से कनेक्टेड है नो लोड पे, ठीक है। एयर गैप फ्लक्स जो है वो 25 मिली वेबर है, क्या है 25 मिली वेबर, क्या हो जाता है इसको यार, 25 मिली वेबर जो है वो इसका एयर गैप फ्लक्स है। अब कह रहा है कि जब सप्लाई को हम मतलब नो लोड पे 25 मिली वेबर है, जब सप्लाई को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं लेकिन जो फील्ड करंट है वो हम सेम रखते हैं, ठीक है, तो एयर गैप फ्लक्स जो है वो 20 मिली वेबर हो जाता है। तो हमको बताना है कि नो लोड पावर फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो देखो नो लोड पे 25 था, ठीक है, और नो लोड पे 25 था, मतलब क्या था कि एक तो म्यूचुअल का फ्लक्स रहा होगा प्लस एक आर्मेचर का फ्लक्स रहा होगा, राइट। तो कहता है कि जो 20 मिली वेबर है जब सप्लाई हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, फाई ए आर हमारा हो जाएगा ज़ीरो। क्यों? क्योंकि भाई अब आई ए ही नहीं है, जब लोड करंट ही नहीं है, आर्मेचर करंट ही नहीं है, तो फाई ए आर तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी आर्मेचर फ्लक्स। तो उस केस में हमने देखा कि जो हमारा फ्लक्स है वो सिर्फ 20 मिली वेबर बच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 मिली वेबर जो है वो क्या था, जब नो लोड पे मशीन ऑन थी तो 20 मिली वेबर जो था वो एयर गैप फ्लक्स था, ठीक है, और 5 जो था वो आर्मेचर की वजह से फ्लक्स था। तो अब आप सोचो कि इसके होने से, फाई ए आर के होने से जो ओवरऑल फ्लक्स था वो बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, राइट। तो इसका मतलब उसका नेचर कैसा था,
उसका नेचर था मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। और मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन जो है वो हमको एक मोटर में कब मिलता है, जब लैगिंग पावर फैक्टर होती है। देखो मैं कहा था ना कि CDM और CMD, ठीक है, ये लैगिंग पे था और ये लीडिंग पे था। तो मोटर है और मोटर में हमने बस ये जाना कि ये जो आर्मेचर फ्लक्स था ना वो मैग्नेटाइजिंग का काम कर रहा था, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग जो है वो तो मोटर में हमको लैगिंग पावर फैक्टर पे देखने को मिलती है, इस वजह से हमने लैगिंग पावर फैक्टर को चुन लिया, ठीक है। फिर कह रहा है एक सिंक्रोनस जनरेटर में ऑपरेटिंग एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। जनरेटर में पूछा है लैगिंग में ना, तो देखो डीमैग्नेटाइजेशन होना चाहिए, तो डीमैग्नेटाइजेशन है, ठीक। 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है, ठीक है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन तो पक्का होगा, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इसमें भी है और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इसमें भी है। अब हमको देखना है कि कुछ लीडिंग मतलब कैपेसिटिव कंपोनेंट है कि नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ लैगिंग ही बोल दिया है। तो लैगिंग पे क्या होता था मेरा जनरेटर के लिए, लैगिंग पे मेरा डीमैग्नेटाइजिंग होता था, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक। अब इसको मैच द फॉलोइंग करना है, तो जीरो लीडिंग पे क्या है, पहले जनरेटर है कि मोटर है, अच्छा अल्टरनेटर है, ठीक है, जनरेटर है मतलब कि। तो जीरो लीडिंग पे जनरेटर में क्या होता था, मैग्नेटाइजिंग होता था, ठीक है। यूनिटी पे क्या होता था, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता था। जीरो लैगिंग पे क्या होता था, डीमैग्नेटाइजिंग होता था। और जीरो विथ आर्मेचर टर्मिनल सडनली शॉर्टेड पे इनिशियली कांस्टेंट और डीमैग्नेटाइजिंग ही होगा, ठीक। चलो हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस में जो टॉर्क डेवलप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है और टॉर्क एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चंस हो जाएंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।